देखिए, कश्मीर पर मैंने कविता 29 साल पढ़ी और 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 हटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी था। 29 साल रोया मैं हिंदुस्तान में कविता लेकर। 1990 में लिखी थी और मेरे पहले श्रोता थे उस कविता के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। लेकिन 29 साल बाद मेरी वो कविता मरी। मैं उस कविता में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, केवल एक शब्द बदल रहा हूं। जब मैं है पढ़ता था, आज मैं उसको थे पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत साल से आया नहीं हूं, इसलिए उस कविता को पढ़ना चाहता हूं। ये 5 अगस्त को संसद में भी पढ़ी गई थी और आप इस कविता को सुन लीजिए। इसके बाद में जो आप कहेंगे मैं पढ़ दूंगा, और नहीं कहेंगे कि मत पढ़ो तो फिर नहीं पढ़ूंगा। स्वागत है दादा जी। ये सब आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं सुबह तक, और मैं भी इनको सुनाने के लिए बैठा हूं शाम के 9 बजे से। मौका ही नहीं दे रहे। अरे मुझे कहीं मौका तो देते, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो काहे को कष्ट पा रहे होते सब लोग यहाँ इतनी देर तक। अब बहुत अच्छा सबने पढ़ा, सब इतना जमे, प्रारंभ से लेकर अब तक। गौरव ने जो ऊर्जा दी कवि सम्मेलन को अब तक, और कीर्ति ने जो प्राण दिए कवि सम्मेलन को। विष्णु तो हमारा है ही लाडला प्यारा गीतकार। मेरे बाद 2 हमारे विशिष्ट लोग रह गए, श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब और भदौरिया साहब, जो कविता के दोनों बड़े शिल्पी हैं। मैंने उनसे पहले अपना नंबर इसलिए लगवा लिया कि मेरी भी कुछ व्यवस्था है जाने की, और जिस बात पर मैं 10 साल नहीं आया, आज फिर वही करने जा रहे थे मेरे साथ। लेकिन राजकुमार ने मुझे कैसे मनाया। हुजूर आप बैठ जाओ प्लीज। किन की तलाश में हो? गौरव चौहान बता रहा है कि वो आज नहीं आई। अच्छा गौरव, तुझे कैसे पता? मत बोल मेरे बीच में, मैं तेरे समर्थन पर टिका हुआ कवि नहीं। सुनिए मुझसे। काश्मीर जो खुद सूरज के, माइक सचमुच बहुत अच्छा है, इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के रखना। कहाँ से कंट्रोल है? कहाँ से है माइक? बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, बस इतना यही रखना। मैं अपना बढ़ाऊं तो इसका कम मत करना। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। फूलों, जागरूक हो जाइए थोड़ी देर के लिए, मुझे जोश देंगे। मैं खुद नींद में भरा हुआ हूं, आप मेरी नींद उतार दो, फिर मैं आपको नींद नहीं आने दूंगा। ये दावा मैं आपके सामने कर सकता हूँ, वादा भी आपके सामने कर सकता हूँ। सुनना, काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में। 5 अगस्त से पहले का कश्मीर देखना। काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में। काश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में। काश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उगाड़े जाते थे। काश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी। झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तम था झीलों में अंगारे थे। काश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी। काश्मीर था जहां विदेशी समीकरण गहराते थे, गैरों के झंडे भारत की भूमि पर लहराते थे। काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। काश्मीर था जहां देश का शीश झुकाया जाता था। सत्य घटना पर लिखी हुई पंक्ति है, ऐसा जिस दिन हुआ था मैंने उस दिन लिखी थी। समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, आप समझ जाएं तो। काश्मीर था जहां देश का शीश झुकाया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था। मस्जिद में
मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था। गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों का मंडी थी, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। कल का दिन 19 जनवरी 1990 को 4.5 लाख पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ी थी। अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या इससे बड़ी मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में 70 साल में कोई हुई है क्या? सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग। कोई मानव अधिकार वाला रोने नहीं आया, किसी शाहीन बाग में धरना नहीं दिया गया। 4.5 लाख लोग एक सूबे से मार पीट कर उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको निकाल दिया जाए और यह देश चुप रहे और 30 साल चुप रहे। तब सुनना, हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर। भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे। फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। और एक नाम लेता हूं, उस नाम को सुनकर आपके दिल में आदर की सम्मान की एक भी हिलोर उठे तो उस हिलोर को तालियों की हिलोर बनाना। मैं देखना चाहता हूं उस नाम से इस देश को आज भी कितना प्यार है, कितना प्यार करता है ये देश। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संत्रास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गा। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे। मैं एक छंद बहुत जोश में पढ़ना चाहता हूँ। मैं 3 दिन पहले बेंगलोर में था तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा लेकिन मैं चाहता हूं जनता मुझसे भी ज्यादा जोश में सुने। फिर मेरे मुंह से यह निकल गया निडर साहब की मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा सुनाया कि जनता ने जोश में ज्यादा सुना। और फिर मैंने ये भी कहा दिल से कि मैं ये चाहता हूं मैं हार के जाऊं, मैं हार जाऊं। इस बात का अगर फैसला हो कि जनता ने जोश में ज्यादा सुना था कि कवि ने जोश में ज्यादा सुनाया था, तो फैसला ये हो कि जनता जीती थी, कवि हार गया था। मैं एटा में भी आज हार के जाना चाहता हूं। राजकुमार, एक छंद सुनना, आपको लगे कि मुझसे ज्यादा जोश में आपको सुनना चाहिए तो आप मुझे हराएंगे तो यही मेरी जीत होगी और आज का मेरा पुरस्कार होगा। सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे। जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्ग की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की, 56 इंची सीने। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा, अच्छा है। जा हो गया। मेरी शुभकामनाएं गौरव को, गौरव के शहर को। राजकुमार जी, आपने तो मुझे सेमीफाइनल में जिता दिया। जी दादा, स्वागत। अगली पंक्ति थी जो मुझे, जिसके लिए मैंने लिखा, जिसके लिए मैं 29 साल चीखा, देश भर में चिल्लाया, रोज कहता था मेरी कविता मर जाए, मेरी कविता मर जाए, मेरी कविता मर जाए, लेकिन 5 अगस्त को मरी। मैं 4 अगस्त को बाबा रामदेव के यहाँ था, आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन था। मैंने वहां कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं कि कल संसद जब शुरू हो तो मेरी कविता के मरने की खबर मिले, और ऐसा हुआ। इसकी अगली पंक्ति सुनना, और जितने समर्थन, प्यार, दुलार, आशीष आपने अभी दिया है उससे ज्यादा देखना चाहता हूं, सुनना। फिर पढ़ता हूं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कच्छ भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। सल्यूट करता। जहां तिरंगा नहीं। बाल अंतिम छंद पढ़ता हूं साहब, लेकिन अरे साहब बैठिए बैठिए बैठिए। देखो आप वही हो सब। अब देखिए, अब हमारे भाजपा के लोग CAA के समर्थन में प्रचार करते घूम रहे हैं और सुनने वही आ रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। क्यों प्रचार कर रहे हो? फिर क्यों प्रचार कर रहे हो? अजीब देश है ये, अजीब। अंतिम चंद पढ़ो, लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूं मैंने पहले भी। आप पर क्यों हंस रहे हैं? पता नहीं, आप पार्टी से किसी? देखिए, मैं अक्सर जहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहां बहुत शुद्ध गीत, विष्णु सक्सेना जी को बहुत मन से प्यार से, कीर्ति जी के गीतों का महत्व जो उन्होंने पहले दोनों गीत सुनाए। अब होली तो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, कोई उसमें कोई क्या कर सकता है। अच्छा, मेरे अनुभव ऐसे हैं नहीं तो मैं उनके बारे में टिप्पणी, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं कीर्ति के शिल्प का बहुत बहुत प्रशंसक हूं। मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना। कभी उनकी कोई कैसेट CD मिल जाए, फेसबुक पर मिल जाए, तो मुझे उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो कहा, मेरी बात को गलत समझ गई वो। मैंने कहा था सिर्फ कि आपने जितना पढ़ दिया इससे ज्यादा पैसा दे दिया क्या राजकुमार ने? इसका कोई मोल होता है? जितना मन से आप सुन रहे हैं प्रारंभ से इतना देखो साहब, मैं नहीं समझता, मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले 10 साल में मैंने हिंदुस्तान में कहीं भी 18 कवियों को एक मंच पर देखा है, और सब बड़े बड़े अच्छे कवियों को जो खूब पैसे भी लेते हैं। ये तो, और इसके बावजूद आपने प्रारंभ से अब तक जिस मन से सबको सुना, मैं दिल से कहता हूं, सचमुच कहता हूं, मैं 25 साल लाल किले में गया हूं कविताएं सुनाने। मैं 25 साल के 25 लाल किले के 25 कवि सम्मेलन, इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता। सुबह के 4 बज रहे हैं, ये मुर्गे बोलने का समय, और हम बोल रहे हैं। क्या करें? अंतिम छंद सुनिए, फिर एक इसके बाद एक कविता सुनाऊंगा। इसके बाद आप आज्ञा देंगे राजकुमार जी तो मैं 2 छोटी छोटी सुना। दादा स्वागत है, आप पढ़िए, क्योंकि आपके बाद दादा कुंवर बेचैन है, बस आप तभी से सुनाइए। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, भदौरिया साहब पढ़ेंगे ही, लेकिन वो तब पढ़ेंगे जब मैं पढ़ना बंद करूंगा। जी दादा स्वागत है आपका। इतना तो मानेंगे ना? बिल्कुल दादा, तभी से पढ़िए। मुझे इतना ठंड में सताया तो आप समझते हो मैं बिना सताए बैठ जाऊंगा पीछे? हमारे अध्यक्ष जी तो केवल आपको ही सुनने के लिए बैठे हैं। तो ये बात आपको मालूम थी तो आपने पहले से इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया? अंतिम छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। इस कविता का अंतिम छंद सुनिए। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन, और ये है जो कवि है, संवेदनशील है, वो युद्ध का समर्थक नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं, मेरी अपना मत है कि संवेदनाओं का वाहक युद्धों का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन कितनी धमकी सुने, कब तक सुने? 70 साल हो गए सुनते सुनते, अभी भी रोज धमकी देता, हमारे पास एटम बम, हमारे पास एटम बम है। तो मैंने एक वैज्ञानिक, मेरे दोस्त ने, मैंने उनसे पूछा, भाई बताओ अगर हो भी गया एटॉमिक वार तो होगा क्या? बोले साहब, अगर एटॉमिक वार हो गई तो दोनों तरफ के 25-25 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो मैंने दुखी होकर यह कहा, अगर ऐसा ही होता है और इस पाप से निपटने का यही रास्ता है तो होने दो। हम तैयार हैं 25 करोड़ मरने के लिए, पाकिस्तान तो समाप्त। और हमारे यहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत समाप्त। मैंने दुखी होकर उस काम का समर्थन किया जिसका समर्थन मैं नहीं कर सकता। अंतिम छंद सुनना, फिर मैं एक कविता मेरे मन से सुनाऊंगा। मोदी जी पर एक कविता सुनाऊंगा, छोटी सी, बहुत छोटी सी। अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, अभी भी देता है। अमरनाथ, श्रद्धेय ओमपाल लीडर जी को सौंपता हूं अंतिम छंद के अंतिम पंक्ति। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियार। हुजूर बैठ जाओ भैया, इसको बंद कर दो यार। अब सिर्फ कविता सुन, आप भी बैठ जाओ, इसको बंद कर दो। सेट करो मत करो पर आप बैठ जाओ। असल में 10 साल नहीं आया तो आप मुझे भूल गए क्या? मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। अमरनाथ
हुकूमत को गाली दी थी, भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे, खोल लिपी दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कट जोश चाहिए सुनना, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। जिनको भारत के झंडे न भाती हो, जिनको भारत की धरती न भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मकान चल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता। देखिए मोदी जी पे क्या, देखिए देश परंपराओं का है, निष्ठा का है, भरोसे का है, विश्वास का है, विश्वास का है। अभी मैं किसी की, पता नहीं मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी 2 लाइन, थ्रिल किया मुझे। अगर ये आपका घर है तो आपको डर क्या है, और आप घुसपैठी हैं तो फिर ये आपका घर कहां है? एक समय आना था कि ये फैसला होना है, ये फैसला होना था, और ये कोई बहुत हिम्मत वाली राजनीति कर सकती थी। एक छोटी सी कविता सुनिए, मैं एक छंद प्रारंभ का और एक छंद बाद का सुना रहा हूं, और फिर मैं जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है करगिल के शहीदों पर, वो 3 मिनट की कविता है, मैं वो सुना के श्रद्धेय हम भदौरिया जी को सुनेंगे, और श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को सुनेंगे, जो हमारे गीत के, शिल्प के, ओज के ऋषि हैं। दोनों ऋषियों को सुनने का अवसर मिलेगा। मैं भरोसे का देश है, निष्ठाएं परंपराएं इतना इतना जीवित है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 10 सेकंड की। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबरा गए, डर गए, कैसे पार करेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ जाएगा, समझना सब, ध्यान से सुनना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ जाएगा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा? बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। हम उस मुल्क की परंपरा के लोग। छोटी सी कविता सुनिए, मेरी आज भी मान्यता है, मैं 40 साल पहले जब कवि हुआ था, मेरी तब भी मान्यता थी कि कविताएं सरकारों का समर्थन हो ही नहीं सकती। जब जब कविताओं ने सरकारों के समर्थन किए हैं, या तो कविताएं मर गई हैं या सरकार गिर गई है। मैंने जीवन में कभी किसी के समर्थन में लिखा ही नहीं। एक कविता लिखी वाजपेयी साहब के समर्थन में, जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किए तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे बहुत बड़ा कदम लगा, और मैं वो एक लंबी कविता लिख के परमाणु विस्फोट के समर्थन में वाजपेयी साहब को जा सुनाई, प्रधानमंत्री जी को। बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैंने कहा जी 2 बातें होंगी, ये सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, मंच पर बैठा हूं रंग जी के नाम पर, ये बिल्कुल उनसे मैंने यही कहा। मैंने कहा जी या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार बचेगी, और इतिहास में लिखा है कविता बची सरकार गिरी। उसके बाद नहीं लिखी मैंने समर्थन में, फिर किसी के समर्थन में नहीं लिखी, क्योंकि या तो मैं कविता मरती या सरकार गिरती। तो दोनों में से मैं कोई भी काम जब नहीं चाहता था तब मैं क्या लिखता। मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया तो अब करूं क्या। जिनको चाहते थे हटाना वो हट गए, जिनको चाहते थे लाना वो आ गए, अब क्या करें। मैंने एक ऐसी कविता लिखी जिसमें मोदी जी के पक्ष में एक भी शब्द नहीं है, और मोदी जी के खिलाफ भी एक भी शब्द नहीं है, एक भी शब्द नहीं है। और कविता में हरिओम कुमार जिंदा लगे आपको तो आप मेरा समर्थन करना। छोटी सी मतलब लंबी कविता है, लेकिन मैं केवल 2 छंद उसके सुना रहा हूं। राजकुमार जी सुनिए। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत न... बोर तो नहीं हो रहे ना, नींद तो नहीं आ रही ना, तो एक बार तालियां उठाइए आके बस में। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। एक पंक्ति में समझना, चौथी पंक्ति में मैं हूं क्या और मैं कहना क्या चाहता हूं।
चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। फिर दोहराता हूं, चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूं, आप समझे तो ही तालियां बजाएं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र, सल्यूट करता हूं आपको, आपने गंभीर पंक्ति समझी। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सिंहासन वाले पंखों पर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों पर उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई गर्वोक्ति नहीं है। ओमपाल निडर जानते हैं 1914 के चुनाव में टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं था। 7 दिन तक मेरी खुशामद हुई भाजपा के शीर्ष नेता से और बाबा रामदेव से कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं चुनाव के लिए नहीं बना। मैं जो हूं, जो मेरी जिंदगी है, मैं एटा के उन लोगों से जिन्होंने श्रद्धेय रंग जी को विश्व का विश्व विख्यात गीतकार बनाया, मैं उनके मंच पर बैठकर उनकी जनता के बीच अपने लिए आशीष मांगता हूं। सुनना, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। और किसी भी ओज के कवि का, चाहे गौरव चौहान हो, चाहे मैं हूं, हम सरसदेव धुरंधर भदौरिया जैसे सीखे, भले उम्र में छोटे हों लेकिन हम उनसे सीखते हैं। मैंने उनका एक छंद पढ़कर अपनी कविताओं को मान सम्मान दिया है, अपनी कविताओं को जिंदा रखने की कोशिश की है, और गर्व के साथ उनका नाम लेकर मैं उनका छंद पढ़ता रहा। और मैंने जो मैं कविता सुनाऊंगा उस छंद को अगर मैंने पहले सुन लिया होता तो मैं वो कविता लिखता ही नहीं, क्योंकि मेरी पूरी कविता से अच्छा वो एक अकेला छंद है, अकेला छंद है। यही शीर्षक होना चाहिए किसी भी कवि की कविता का, जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपका मन मांगता हूं सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। जैसे ही सत्ता बदली मैंने कविता लिखने शुरू की, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई दे। सुर बैठ जाओ, क्यों खड़े हो गए? प्लीज 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 अब मत उठना, और अब के कोई उठाना तो मैं उसको पांडेचेरी ले जाके मंत्री बनवाऊंगा, वहां बहुत चलती है मेरी उधर। सुन लीजिए मन से, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, और अगली पंक्ति अच्छी लगे तो ही दाद देना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की सबसे बड़ा कोड है ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। मैं मोदी जी का 20 साल साथ उठा बैठा हूं, लेकिन मैं उनका बहुत घोर प्रशंसक कभी नहीं था। वो मेरे श्रोता थे, कविताएं सुनाता था बस। उनके मुख्यमंत्री काल में एक घटना से मैं उनका प्रशंसक बना हूं, एक घटना ने मुझे उनका प्रशंसक बनने के लिए मजबूर किया है। उस घटना का जिक्र करता हूं, आपको लगे वो घटना ऐसी है कि किसी व्यक्ति का हमें प्रशंसक बनने में देर करनी नहीं चाहिए, तो मैंने तो नहीं की। आपको अच्छी लगे तो आप केवल ताली बजा के समर्थन कर देना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के ना, रिश्ता तय करता हूं उस आदमी से जिसके साथ मैं बहुत दिन उठा बैठा हूं। और एक ज्ञान की बात बता के जा रहा हूं श्रद्धेय कुंवर बच्चन जी, आपके बड़प्पन के सामने, अगर आप
किसी व्यक्ति के साथ उठते बैठते हो और वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उससे आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार उस आदमी पर मत छोड़ना। ये तुम तय करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। ये मैं अपना रिश्ता तय करता हूं और आपके आशीष मांगता हूं, आपको लगे कि मैंने अपना रिश्ता ठीक तय किया है तो आपके जी भरकर आशीष चाहता हूं। सुनना, कश्मीर वाली कविता से भी ज्यादा आशीष चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मैं जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ, सल्यूट आपका अभिवादन। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, जो सुनना, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र के मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अनुमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। और अंतिम छंद सुनना, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। मैंने 20 लाइन लिखी थी इस कविता में, 8 मांग उन्होंने मेरी पूरी कर दी, 12 बची हैं, वो 8 लाइन मैंने निकाल दी। भदौरिया जी, मैं इतराता हूं कभी कभी, और ये कोई गर्वोक्ति नहीं है, फिर भी मैं हिंदुस्तान के मंच का अकेला एक ऐसा कवि हूं जिसको हिंदी अच्छी नहीं आती, जिसको हिंदी का छंद विधान बहुत अच्छा नहीं आता, जो हिंदी का प्रकांड पंडित नहीं है, जिसने हिंदी में कोई बहुत महान कविताएं नहीं लिखी, लेकिन ऐसी कविताएं लिखी जो हिंदुस्तान की सरकारों के बदलने वाले फैसले का आधार बनी। मैंने नोटबंदी पर कविता लिखी, नोटबंदी हुई। मैंने कश्मीर पर कविता लिखी, कश्मीर की 370 हटी। मैंने फूड सिक्योरिटी के लिए भूख एक कविता लिखी। संसद में जब फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, 14 सांसदों ने मेरी कविता कोट की। मेरी कविता उस कानून की कोख में है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून बना। भूख की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए, वो मेरी भूख कविता की देन थी। मैं इस बात पर इसलिए इतराता हूं कि मैंने विषयों पर कविताएं लिखी। अभी भी इस कविता में 12 मांग उठा रहा हूं। ये मांग पूरी होनी चाहिए, वरना मैं तो चिल्लाता रहूंगा। जो 8 मांग कर दी पूरी, वो मैंने हटा दी कविता से। अंतिम छंद सुनना इसका। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यही नारे थे ना उनके 14 के। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ। अब मैं वो 12 मांग बता दे, एक एक लाइन में एक एक मांग है। देखिए साहब, एक बात और कहना चाहता हूं। देश कैसे खूबसूरत बनेगा, ये काम सरकारों का है। सड़कें कैसे सुंदर बनेंगी, ये काम सरकारों का है, किसी की सरकार हो। हवाई अड्डे कैसे खूबसूरत बनेंगे, काम सरकारों का है। हमारी नदियां कैसे साफ रहेंगी, ये काम सरकारों का है। लेकिन आदमियत की, इंसानियत कैसे और अच्छा बनेगी, ये काम साहित्यकारों का है, संतों का है, उन लोगों का जो गुलाब जल छिड़कते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। किसी भी मुल्क की संस्कृति की आत्मा संवेदना है। संवेदना मरेगी तो संस्कृति मरेगी, संस्कृति मरेगी तो संस्कार टूट जाएंगे, संस्कार टूट जाएंगे तो अराजकता आ जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनना, मेरे व्हाट्सएप पर आई। रात को 10 बजे मैं सोने वाला था, पढ़कर मैं सो नहीं पाया रात भर। और आप में से किसी को सोने से पहले कभी याद आ जाए, फिर आपको नींद आ जाए, तो मुझे गालियां देना। छोटी सी कहानी है, 12 सेकंड की कहानी। इतनी भर है कि एक अमीर महिला, बहुत अमीर महिला, बहुत बड़ी कार में, बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार को कार के पास बुलाया, कांच खोला और उससे कहा, जल्दी से मुझे एक सस्ती सी साड़ी ला दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 90 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है।
मरती संवेदनाओं का ढहता हुआ देश। संभालना है तो केवल संवेदनाएं संभालिए, संवेदनाएं बचेंगी तो सब कुछ बचेगा। मैं एक एक पंक्ति एक एक मांग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उनका समर्थन करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें। ये मेरा चार्टर है सरकार के सामने। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देख। पहली मांग उठाता हूं, संसद को गुंडों से दागे चेहरों से खाली कर दो। चाहते हो तो इतनी तालियों से तो नहीं होगी। अपने सांसद जी को बताना, सांसदों की कैंटीन में सब्सिडी बंद हुई है। वो आंदोलन मैंने चलाया था, मैं चीखना शुरू हुआ था कि सांसदों को किस बात की सब्सिडी? सांसद गरीब लोग हैं, उनको 28 रुपए में खाना मिलेगा। अब बंद हुई। एक एक पंक्ति में एक एक मांग उठा रहा हूं। अगर हम कश्मीर में एक भी आतंकवादी नहीं देख सकते तो अपनी संसद में भी एक भी गुंडा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संसद को गुंडों से दागे चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। अगली पंक्ति अच्छी लगे तो समर्थन करना। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। अंतिम पंक्तियां सुनना, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर वो ये सिद्ध कर दें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही उनके दिल में और कुछ नहीं है, तो फिर वो, फिर भी वो, फिर भी वो और फिर भी वो। लेकिन ये सिद्ध होना चाहिए, ये सिद्ध होना चाहिए। और ये सिद्ध तब होगा जब इस देश में दादरी और कासगंज नहीं होंगे। देश में दादरी और कासगंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। कोई बिके हुए लोग कहीं 2-4 दिन के लिए कोई दुकान चलाएं और मुझसे पूछते हैं ये क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मैं उनको असली बात बताता हूं कि 8 फरवरी को चुनाव हो रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि वहां 8 फरवरी को चुनाव हो रहा है। अगर 9 फरवरी को तुम दिल्ली में मुझे एक भी आंदोलनकारी दिखा दो तो मेरा नाम बदल देना आप। कहीं पे नजरें, कहीं पे तीर, कहीं पे निशाना, ऐसी चलता है इस देश में। एक आया था गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, वो बिहार के चुनावों तक था। मैंने बता दिया था बिहार के जिस दिन चुनाव खत्म, एक भी आदमी वापस अपना अवार्ड नहीं करेगा उसके बाद, और आज तक उसके बाद एक भी आदमी ने अपना अवार्ड वापस नहीं किया। और जिन्होंने वापस किए थे किसी ने चेक तो लौटाया ही नहीं। वो 15 रुपए की शील्ड लौटाई आए, फिर बाद में उसको भी उठा लाए, क्योंकि घर में तो दिखानी है ना आने वालों को कि हमको मिली हुई है। अब अगर ये इतिहास निकल जाए कि इनको कैसे मिली है तो कई समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन वो मेरा इस समय मेरा वो उद्देश्य नहीं है। अंतिम पंक्तियां सुनना। और साहब देखो, एक आखिरी पंक्ति में थोड़ा सा पक्षपात तो मेरे से भी हुआ है, इतना तो भारत में चलता है। पक्षपात पूरी तरह समाप्त नहीं होना चाहिए, बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा है हमने उसको। तो एक लाइन में मैंने भी किया है। अगर वो आपको बहुत पसंद आए तो बहुत दुआएं देना मुझे कि मैंने ठीक पक्षपात किया है, और आपको लगे कि हरिओम पवार को ये पक्षपात नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे यहाँ आपके बीच पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मुझे ये पक्षपात नहीं करना चाहिए था, तो कल से पढ़ना बंद करूंगा इस लाइन को। और आपने बहुत प्यार दिया और आपको लगा कि साहब इतना तो बनता है, तो फिर मुझे आशीष देना कि ताकि मैं उस लाइन को पढ़ता रहूं। अंतिम पंक्तियां सुनना, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है,
सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार। बहुत बहुत सैल्यूट। एक छोटी सी कविता 4 मिनट की और पढ़ता आज्ञा लेके भदौरिया जी से और डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब से, सभी से मान लो, वरना ये आंख काढ़ेगा राजकुमार। इतने पैसा दिए हैं दादा आपको सुनने के लिए सारे लोग बैठे। खैर मैं तो सर झुका ही सकता हूँ, सर झुका के अभिवादन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मत करना कभी कि 2 बजे घर भेज दूंगा। सच मानिए मैंने पिछले 10 सालों में शायद कभी भी 2 बजे के बाद कविता पाठ नहीं किया। ये पहली बार है कि मैं 2 बजे के बाद कहीं किसी शहर में कविता पाठ कर। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है रहता है और मैं रात को जगूं तो बढ़ जाता है। खड़े होने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है और डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। जो लोग डॉक्टर की बात नहीं मानते तो वो ऊपर भेज देता है। तो करगिल के शहीदों पर मैं कविता सुनाता हूँ। आपके यहाँ भी करगिल से, उरी से, पुलवामा से कोई ना कोई बेटा शहीद हुआ होगा, अंतिम संस्कार आपने किया होगा, उस पर एक कविता पढ़ता हूँ। 1-2 टिप्पणी करता हूँ। देखो, भगवान राम मैंने नहीं देखे, हमारे देवता हैं, रक्षक हैं, ये मान्यता है और मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं भी मानता हूं कि हमारे रक्षक देवता होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखे। मुझसे कोई पूछे तुमने कोई अपना रक्षक देवता देखा भी है क्या, तो मैं कहता हूं सीना तान के कि हाँ मैंने देखे। मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और दुश्मन को हमारे देश में नहीं आने देंगे। मैं इन रक्षक देवताओं को सैल्यूट करता हूं और इन रक्षक देवताओं को सैल्यूट करके 2 अनुरोध करके जाता हूं एटा की जनता से। राजकुमार जी, तुम्हारे कार्यक्रम में सभी मान्य अतिथियों के सामने 2 अनुरोध है मेरे। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार रहता होगा जिसका बेटा शहादत हुई होगी, जिसकी जानकारी में कोई ऐसा परिवार है कि इस घर का कोई बेटा शहीद हुआ है, तो साल में 1 बार आप पिकनिक जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, दोस्तियों में जाते हैं, साल में 1 बार उस शहीद के घर फूल लेके जाओ और उसका हालचाल पूछ लो। 1 बार जाओ उसके घर। और दूसरा मेरा निवेदन यह है, आपको, आप बस अड्डे पर हो, आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप किसी हवाई अड्डे पर हो और आपको कोई फौजी वहां से जाता हुआ दिखाई दे और आप वहां बैठे हो, तो 1 बार खड़े होकर 2 तालियां बजा दो ताकि फौजी को लगे कि पूरा देश उसके साथ। छोटी सी कविता सुनाता हूं, मन से सुनो। मैं गीतकार नहीं हूं। गीतकार हमारे इतने इतने श्रेष्ठ विष्णु भाई हैं, कीर्ति जी हैं, डॉक्टर श्रद्धे, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब हैं, इतने श्रेष्ठ गीत हमने सुने, आदरणीय कवित्रियां सबने, गौरी ने सुनाया, जितनी सब जो गीतकार हैं वो अपने सब अपने अपने शिल्प के बड़े लोग हैं और सबने अच्छा पढ़ा। मैं गीतकार नहीं हूं, मैं तो क्या हूं ये तो मुझे नहीं पता अभी। ये सचमुच ये पता नहीं। मैं तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैं तो नारे लिखने शुरू किए थे जेपी के आंदोलन के लिए। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ। मैंने 1975 में मीसा भोगाया, लेकिन राजनीति मेरी रुचि कभी थी नहीं, कभी नहीं थी। नारे लिखते लिखते वो नारे, जब आंदोलन समाप्त हो गया तो मैं नारों का क्या करूं, मैं उन नारों को तुकबंदी करने लगा तो वो हो गया, चल गया। और देश ने कहा कि तू तो कवि है। मैंने कहा भी कि नहीं हूं, बोले नहीं तू है, तो मैंने मान लिया, तो मैं क्या करता। ये राजकुमार से मैंने कहा कि पैसे लूंगा, तो कहा करोगे पैसे का, पैसे का कहा करोगे, पैसा दो। देखिए, मैं आने वाली 24 मई को, मुझे कोई संकोच नहीं है, लगभग अंतिम निर्णय है कि मैं आने वाली 24 मई को मेरा जन्मदिन है, मैं 70 साल का हो जाऊंगा। उसके बाद मैं ये पारंपरिक कवि सम्मेलन जो रात भर चलते हैं नहीं करूंगा जी। हाँ, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं करूंगा। और जब ये कहते हैं ना पैसा तो सबको मिलता है, तो ये पैसे अपने घर ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं ले जाता हूं गरीब बच्चों के लिए। इस समय 850 गरीब बच्चे
आपके चारों तरफ मेरे विद्यार्थी जज हैं आजकल। कासगंज में बिटिया अलका है, सिकंदराराव में बलराम पंवार है, इटावा में तालियान है। ये सब मेरे विद्यार्थी वहां से निकले हुए हैं। और गर्व भी होता है मेरे, इस समय 7 विद्यार्थी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। हाई कोर्ट में जज हैं इस समय 7 विद्यार्थी। और बिहार में ऐसे भी कुछ विद्यार्थी जज हैं जो मेरे ट्रस्ट से पढ़े हैं, जो मेरे ट्रस्ट से पढ़े हैं और वो जज हो गए। और मुझसे कहते हैं क्या करें सर? तो मैंने कहा कि एक एक बच्चे को पढ़ाओ, एक एक बच्चे को, और किसी गरीब माँ के बच्चे को पढ़ा दो, कुछ बना दो उसे, तो इतना यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इस कविता को सुनिए, मुझे अपनी ये कविता अच्छी लगती है, भावुकता में लिखी गई। मेरठ शहर में जहां मैं रहता हूँ, एक कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था करगिल के युद्ध में। मैं भीड़ में था, भीड़ में भीगी आंखों से आगे में जा नहीं पाया, अंतिम संस्कार में कर नहीं पाया, तो भीड़ में भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी, वो सुन लीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमा से जीवन हवन हुए होंगे। टूटी छोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं। टूटी छोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल जीना मेरे साथ श्रद्धेय निडर जी, एक पल का एहसास जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से जीवन की श्रेष्ठ पंक्ति पढ़ रहा हूं। और मेरे बड़े लोग बैठे हैं, ओमपाल निडर जी हों, भदौरिया जी हों, श्रेष्ठ शिल्पी कीर्ति जी हों, कुंवर बेचैन साहब हों, विष्णु जी हों। मैं, ये मेरा अहंकार नहीं है जो मैं कह रहा हूं, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं आज तक खुद को एक ही पंक्ति का कवि मानता हूं। मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीष देना। अगर मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया। अभी नहीं हूं, एक पंक्ति का हूं, वो अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति राजकुमार तुम्हारे इस कार्यक्रम में एटा की धरती पर रंग जी को समर्पित करता हूं, सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ। पूरे संसार में किसी मजहब में नहीं है परंपरा। करगिल के युद्ध में एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। उसका गांव है भरतपुर के पास, अजान, भरतपुर राजस्थान में। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सेना लेके आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, ये पहली घटना थी। उसके बाद तो कुछ घटनाएं घटी, देहरादून में कविता ने अपने पति को कंधा दिया, उसके बाद घटना घटी, लेकिन जो दुनिया में इतिहास में पहली घटना घटी वो अजान गांव की थी। वीरेंद्र सिंह की पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी। जो घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो अपने में महाकाव्य है, कोई क्या लिखेगा उस पर। फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी है, आप प्यार से सहेजना। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक का शौर्य सुनना 6 लाइन में।
क्या है वो बहादुर लोग जिनको मैंने अपना देवता बताया? जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, जो गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उन बेटों की उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी अंतिम 4 लाइन पढ़ता हूं मैं, केवल अंतिम 4 लाइन। मेरे मन में थी एक पंक्ति नेताओं पर बहुत कठोर लिखने की, बहुत कठोर, और ये सोचता था मैं कि कठोर, बहुत कठोर पंक्ति हो, लेकिन ऐसी हो कि उनकी समझ में आए नहीं, नेता समझे नहीं, और समझे तो इतनी देर में समझे जब तक मैं निकल लूं। ईमानदारी से विचार करना, इससे सख्त क्या हम उनको बोल सकते हैं? और एकदम आपकी भी समझ में नहीं आएगी कि मैं कितनी सख्त बात कह गया। मैंने अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया और एक सख्त बात कह के मैं समाप्त करता हूं, जो अच्छा है, एटा का है, हिंदी का है, रंग जी की धरती का है। अरे 2 लाइन और है भाई, कोई नहीं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।